नमस्कार दोस्तों। आज फिर बिहार में एक बार फिर चर्चा हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे कट्टा बंदूक की बात की, जिसके परिणाम स्वरूप मोकामा में अनंत सिंह के द्वारा दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। तो प्रश्न यह उठता है कि जब देश के मनिंदे प्रधानमंत्री इस तरह के बयान और खुलेआम देंगे तो उनके जो नुमाइंदे हैं या जो उनके जो इलेक्शन प्रत्याशी हैं वो तो इस तरह की अंजाम देंगे ही देंगे जिसके कारण बिहार फिर एक बार उबल रहा है और फिर एक बार जातीय हिंसा का रंग ले चुका है। और ये जातीय हिंसा ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी को लेकर के फिर चर्चा होने लगी है। तो देखा जाए तो एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन भी है कि निर्वाचन के समय में इस तरह का बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है और इस पर कोई कुछ बोलने वाले भी नहीं। यह फिर एक बार आज़ादी के बाद 90 के दशक के पहले वाली स्थिति बन गई है कि फिर दबंगों के द्वारा जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के जो लीडर थे और जो दबंगों के साथ लड़ते थे उनकी किस तरह मोकामा में खुलेआम हत्या कर दी गई। लेकिन 90 के बाद बिहार ही नहीं पूरे देश की स्थिति बदली और लालू प्रसाद यादव, काशीराम, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसे लीडर आए जिन्होंने इस तरह के दबंगों और सवर्णों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ये दो वर्गों के बीच में लड़ाई चली, जिसके परिणाम स्वरूप इनको कामयाबी मिली। आज़ादी के बाद बाबा साहेब और इसके पहले ज्योतिबा फूले और जो भी इस तरह के संप्रदाय के लीडर हुए, चाहे बीपी मंडल हो, वो तड़पते थे क्योंकि इन लोग में नेतृत्व करने की क्षमता थी। लेकिन इनके जो अनुयायी थे वो लगभग न के बराबर थे, क्योंकि दबंगों के द्वारा या तो उनको दबा दिया जाता था या उनकी हत्या कर दी जाती थी, जिसके कारण लीडर का सपोर्ट नहीं था। तो इस संदर्भ में कबीर दास का एक दोहा है कि जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जब नेतृत्व प्राप्त था तो इनके कोई अनुयायी नहीं थे। जब अनुयायी आगे बढ़े तो इनके कोई नेता नहीं मिले। लेकिन 90 के बाद यह परिदृश्य बदल गया। अब ये इनका हरि भी मिलने लगे और इनके अनुयायी भी मिलने लगे। अब प्रेम की जो गली संकरी होती थी, जो बहुत पतला होता था, वो भी ख़त्म हो गया और जिसमें दो नहीं समाते थे उसमें दोनों एक हो गए। जिसका प्रमुख कारण 90 के बाद इनके लीडर मिले, अनुयायी भी मजबूत हुए, जिसके कारण केंद्र से लेकर के राज्य में ओबीसी, ईबीसी का आरक्षण आया, जिनका योगदान देने में ऐसे जो ओबीसी, एससी, एसटी के लीडर हुए उन्होंने दिया। तो मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन सिंबल जो हाथ, लालटेन और इनके जो सहयोगी का जो सिंबल है वो किस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी को प्रोटेक्ट करेगा और 90 के बाद किया है।
उसी पर मैं अपना विचार रख रहा हूँ। पहली चीज़ कि लालटेन प्रकाश देता भी है, प्रकाश का ही प्रतीक है, और हाथ के बिना लालटेन में प्रकाश नहीं आ सकता, क्योंकि लालटेन को शीशा साफ करने में हाथ का सहयोग होता है, उसको जलाने में हाथ का सहयोग होता है, और हाथ और लालटेन मिल जाता है तो उजाला आने लगता है। उसी तरह से बिहार के इलेक्शन में जो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह हाथ है, इसके बाद आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन है, और जो भी इनके सहयोगी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो किस तरह से बिहार में ओबीसी SC ST को मजबूत करेगा और क्यों करेगा, इसी के संदर्भ में बता रहा हूँ कि बिहार का जो इलेक्शन का परिदृश्य है वो बहुत बदल चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जो भी कैंडिडेट हैं वो चुनाव में जीतेंगे, इनकी सरकार बनेगी। इसी के प्रतिशोध में इस तरह की हत्याएं की जा रही हैं इनके लीडर को, ताकि इस समुदाय में डर पैदा हो, भय पैदा हो। चूँकि अब ये लोग बुत तो लूट नहीं सकते हैं, उसका कारण है कि पहले की तरह एक गांव में 10 से 20 हज़ार वोट नहीं रहता है। वो वोट हर गांव में चला गया है, वो भी EVM का समय है, लेकिन EVM से भी ये लोग वोट चुराने का प्रयास करते हैं। उसका कारण था कि पहले जो बिहार में SIR आया वो साक्षात प्रमाण है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पुनः वंचितों, उसमें खास करके OBC BC SC ST को वोट का अधिकार मिला, जिसके कारण ये लोग बौखलाए हुए हैं कि अब क्या होगा। दूसरी चीज़ कि 60 के दशक में जो भी इनके लीडर थे OBC SC ST माइनॉरिटी के, वो अकेला परेशान रहते थे और वो कैलकुलेशन करने में ही रह जाते थे कि इतना मेरे समुदाय का वोट है फिर भी मेरा प्रत्याशी क्यों नहीं जीतता है। तो उसका कारण यह था कि एक जगह वोट कंसोलिडेटेड था, जहाँ पे दबंग थे, सवर्ण जाति के लोग थे, वहाँ पे इनका वोट रहता था। चूँकि स्कूल इनके गांव में बना रहता था, रोड इनके गांव में बना रहता था, तो वोट भी उन्हीं के गांव में रहता था। तो इस संदर्भ में ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता की 2-3 पंक्तियां हैं कि वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। मैंने 60 के पहले OBC SC ST माइनॉरिटी के जो लीडर होते थे वो सिर्फ अपने घर में ही गणित करते रहते थे, और गणित करते करते उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि पूरा उनका जीवन इसी में निकल जाता था कि चुनाव कैसे जीते। हमारे समुदाय के लोगों का 85% वोट है, फिर भी हम लोग चुनाव नहीं जीतते हैं। लेकिन 90 के बाद यह मिथक टूट गया, इन लोगों का सपना चकनाचूर हो गया। क्योंकि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, यूपी में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, और देश की राजनीति में जब OBC SC ST की पकड़ बनी और BPC के नेतृत्व में जब रामो बामो की सरकार बनी तो आरक्षण आया, जिसके परिणाम स्वरूप इन लोग को SC ST को तो रिजर्वेशन था, लेकिन उनको भी NFS लिख दिया जाता था। जैसे आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में टीचिंग के क्षेत्र में SC ST OBC को NFS लिख दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप इस समुदाय के लोगों ने लड़ाई लड़ी और सरकारी नौकरियों में, प्रशासनिक नौकरियों में ये मैंडेटरी किया गया कि कोई भी NFS सीट नहीं छोड़ा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप OBC के वर्चस्व के कारण SC ST को भी नौकरियों में NFS लिखा जाना बंद किया गया, जिससे इनकी भागीदारी बढ़ी और लोग नौकरी में आए, जिसके परिणाम स्वरूप इनके लीडर भी अब कोठरी में गणित करने नहीं लगे, अब बाहर निकले, अब बाहर कैलकुलेशन लगा करके
सत्ता में आए, जिसके कारण सब मजबूत हुए। लघु मानव, ब्रह्म राक्षस का मतलब लघु मानव होता है। जो दबंग लोग ओबीसी SC ST को लघु मानव समझते थे, छोटा मानव समझते थे, छुआछूत के भावना रहता था इनमें, इसको इन्होंने, इनके लीडरों ने तोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप देश की राजनीति बदली और उसमें सहयोग रहा आपका हाथ, ललटेन और जो भी इनके समर्थक, जो साइकिल जो रहा सपा का, इस तरह के जो भी देश के जो पॉलिटिकल पार्टी आए, उन्होंने इसको मजबूत किया। थैंक्स।